हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम सामाजिक अध्ययन का बढ़ावा लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये लेसन है एशिया महाद्वीप में भारत। एशिया महाद्वीप में भारत क्या, इस लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग ये महाद्वीप के बारे में पूरा बड़ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग द्वीप के बारे में डिस्कस करें। द्वीप है क्या जी? द्वीप किसे कहते हैं? जैसे द्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप से न जुड़कर चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, उन्हें द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोगों का आ जाता पूरा महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप क्या है? जैसे समुद्र तल से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे पूरा पृथ्वी 29% स्थल यानी ज़मीन है। अब हम लोग इसमें एशिया एशिया को समझ लेते हैं। एशिया क्या है? जैसे हमारे पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं, जो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, उसके दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और उसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है पश्चिम में। अब हम एशिया में टोटल 48 देश आते हैं, और यूरोप यूरोप और एशिया को मिलकर यूरेशिया कहा जाता है। तो दोस्तों हम इसको डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं। अब जान लेते हैं ये पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं। जैसे हम लोग क्रमवाइज देखते हैं कौन कौन से किस तरह से। जैसे सबसे नंबर 1 सबसे एशिया आता है, दूसरा आता है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, अगला है हम लोगों का दक्षिणी अमेरिका। अगर आया आर्कटिक है, अगला आर्कटिक। और फिर उसके बाद है यूरोप, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इस हमारे लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा लेसन है एशिया महाद्वीप में भारत, इस लेसन से जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं जो लोग हमारे पास पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी होते हैं। इसी प्रकार जो देश हमारे देश की सीमा से जुड़े हैं वे हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम जैसे चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस तरीके से। जैसे दोस्तों हम इसको क्रमवाइज देख लेते हैं। इसका राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, प्रमुख नगर है कराची। बांग्लादेश का है ढाका राजधानी, चटगांव इसका प्रमुख शहर है। चीन में बीजिंग है, शंघाई इसका प्रमुख शहर है। श्रीलंका है कोलंबो, जाफना। भूटान है थिम्पू, पारो इसका प्रमुख स्थान है। नेपाल काठमांडू। इसी तरीके से इनकी मुद्राएं हैं। उद्योग है सूती वस्त्र पाकिस्तान में ज़्यादा होता है। अब बांग्लादेश में चमड़ा अखबारी कागज उत्पन्न किया जाता है उद्योग में। चीन में कपड़ा विद्युत सामग्री, श्रीलंका में सूती कपड़ा तथा ग्रेफाइट। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीपों को आकार एवं विस्तार की दृष्टि से कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। जैसे हिमालय को अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम लोग इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे। जैसे 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। इनका विवरण नीचे निम्न है। जैसे हम लोग जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। इसे अग्रलिखित शीर्षकों के साथ समझा जा सकता है। जैसे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं इसमें अगला है हम लोगों का हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम से सिंध गार्ज से पूर्व ब्रह्मपुत्र गार्ज तक विस्तृत है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 250 किलोमीटर
लंबाई तक फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर, पश्चिम में 500 किलोमीटर है। अगला है हम लोगों का बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। तो इसको हम लोग देखते हैं। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। विश्व का अधिकांश ऊंचाई पर्वत चोटी इस प्रकार है। जैसे दोस्तों श्रेणी दिया है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8848। कंचनजंगा पर्वत जो भारत में है, इसकी ऊंचाई 8598 है मीटर ऊंचा है। धौलागिरी पर्वत है, नेपाल में है। नंगा पर्वत है भारत में। अन्नपूर्णा है नेपाल में। नंदा देवी पर्वत भारत में है। नामचंगा दर्रा जो तिब्बत में। अब अगला इसमें हम लोग लघु अथवा मध्य हिमालय पढ़ेंगे। जैसे यह बृहद हिमालय के दक्षिण से लगभग इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी लंबाई 3700 से 4500 मीटर तथा औसत चौड़ाई 80 मीटर है। हिमालय के इस भाग में पर्वत श्रेणियों में परिपंजाल, नाटगटिया, महाभारत और मसूर प्रमुख है। इस तरीके से अब अगला हम लोग इसमें देख सकते हैं वाय हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी। इसमें शिवालिक श्रेणी क्या है? जैसे यह लघु हिमालय के दक्षिणी में इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी की दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक को जम्मू में पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डफलामिरी, अमोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसका निर्माण मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन काल का माना जाता है। यह देहरादून, कोथरीदून तथा पटलीदून और हरिद्वार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कमायू हिमालय। कमायू हिमालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सीधा क्वेश्चन पूछ दिया दो एक नंबर में, कुमायूं हिमालय क्या है? जैसे कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। गंगा तथा यमुना नदियों का उद्गम इसी हिमालय से होता है। यह उत्तरांचल राज्य में फैला हुआ है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर नैनीताल के निकट नैनीताल, भीमताल तथा 7 ताल झीलें स्थित हैं। अब नेपाल हिमालय क्या है? नेपाल हिमालय को हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे नेपाल हिमालय काली नदी में तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसका कुछ भाग उत्तराखंड से भी मिलान करता है। अगला हम लोग लिख सकते हैं आगे, हिमालय का यह भाग सबसे अधिक ऊंचा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी पर्वत, मकालू तथा अन्नपूर्णा जैसी प्रसिद्ध चोटी है। अब अगला है असोम हिमालय जो असम में है। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जिसको सांगपो पहले कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को पहले सांगपो के नाम से जाना जाता है, तक 720 किलोमीटर लंबाई में असोम हिमालय फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कुलाकांडिक, चुमलहरी, काबारू, जंगा सामला, पोहुनी है। अब आगे हम लोग पढ़ सकते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी क्या है। पूर्वी दिशा में दिहांग गर्ज के आगे हिमालय पर्वत की श्रेणियां दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तरी असम और भारत म्यांमार की सीमा पर फैली हुई है। इसमें पटकोई, भूमि, खासी, गरोल, लुई है। इन पहाड़ियों की चोटी 500 से 3000 मीटर ऊंची है। अब हिमालय की दर्रा हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हिमालय की दर्रा में हम लोग लिख सकते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियों के आर पार जाने के लिए इसमें अनेक दर्रे। जैसे दर्रा क्या होता है? दर्रा तो हम लोग आसानी समझ, जैसे 2 पहाड़ हैं, ठीक, इन 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता गुजरता है इन्हीं को दर्रा कहते हैं। तो हिमालय के अधिकांश दर्रों की औसत ऊंचाई 4800 से 5500 तक
मीटर है। भुजलिंग दर्रा जम्मू कश्मीर में यह 3750 मीटर ऊंचा कासागार और मध्य एशिया का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में यह 3445 मीटर ऊंचा श्रीनगर में लेह का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे श्रीनगर से लेह का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। अब काराकोरम दर्रा 5425 मीटर ऊंचा शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में शिमला से कारगोट तिब्बत जाने का मार्ग शिपकिला दर्रे से होकर गुजरता है। पूछा जा सकता है तिब्बत जाने वाले किस दर्रे से हम लोग जा सकते हैं, शिपकिला दर्रा से। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह दोस्तों हम लोग हिमालय की कितनी श्रेणियों को बांटा गया है, हम लोग हिमालय की श्रेणियाँ नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उपमहाद्वीप को आकार एवं विस्तार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, तो दूसरा भाग है हम लोगों को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की निष्पक्ष क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। भारत के ऊपरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भाग का मैदान भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर असम में मैदान सरकरा है। इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर जोड़कर इलाहाबाद के निकट 280 किलोमीटर हो जाती है। अब इसके भाग है भावर प्रदेश। भावर प्रदेश क्या है? भावर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु घाटी नदी में तीस्ता नदी पर तक पाया जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ भी कहते हैं। यह प्रदेश 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी वाली संकरित पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियों बड़ी मात्रा पत्थर कंकड़ बजारी आदि लाजमा जमा कर देती, जिसे परागम में चट्टानों का निर्माण होता है। अब तराई प्रदेश क्या है? तराई प्रदेश इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तराई प्रदेश को जैसे हम लोग लिख सकते हैं, यह भाबर के दक्षिण में वह मैदानी भाग होता है जहाँ भाबर की लुप्त नदियों फिर से भूमि पर प्रवाहित होती हुई दिखाई देने लगती हैं। इसे तराई प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा निरपेक्षित जलोढ़ के कारण भाबर प्रदेश की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत महीन होते हैं। अगला है बंगाल प्रदेश क्या है? बंगाल प्रदेश मैदान का वह ऊंचा भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना होता है। इसमें कंकड़ के रूप में चूनायुक्त संग्रहों की अधिकता होती है। अगला है खादर प्रदेश क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी। खादर प्रदेश किसे कहते हैं? खादर प्रदेश वह नीचा भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँच जाता है। बाढ़ के जल के साथ नवीन मिट्टी इस प्रदेश में बिछली रहती हैं, अतः खादर प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ द्वारा होता है। अगला है हम लोगों का पूछा जा सकता है शंकु तथा अशंकु क्या है? इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख अथवा शंकु तथा अंतःशंकु का निर्माण होता है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों में जलोढ़ शंकु का निर्माण किया जाता है। अगला है हम लोगों का डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है? जैसे डेल्टा तथा सिंधु नदी के डेल्टा इस मैदान भाग के 2 महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग है। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरवन के किनारे तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ। इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। इस डेल्टा में निक्षेपित तल छट के कण बहुत ही महीन है। सिंधु नदी का डेल्टा यह यद्यपि 960 किलोमीटर लंबा किंतु इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर। सिंधु नदी के डेल्टा के तलछट के निक्षेप की मात्रा भी कम और गहराई भी कम। इस डेल्टा में निक्षेप तट की कम होता है।
अब अगला है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान क्या है? जैसे सिंधु से लेकर असम तक इस विशाल मैदान के उच्चवाच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस भिन्नता के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। उत्तर के मैदान को, जैसे सिंधु का मैदान, सिंधु नदी के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बंगाल के से निर्मित है, जबकि पृथ्वी भाग पूर्णतः डेल्टाई है। अब अगला है हम लोगों का पंजाब या हरियाणा। पंजाब हरियाणा का क्या? सतलज, ब्यासी, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। जैसे ब्यास सतलज नदी के बीच का विस्तृत जलंधर दोआब, ब्यास एवं रावी नदी के बीच का बारी दोआब, रावी और चिनाब नदी के बीच का दोआब चीन तथा झेलम नदी का जाव दोआब तथा झेलम चिनाब सिंधु नदी के बीच का है। अब अगला है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान क्या है? गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान का डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गोमती घाघरा गंगट कोसिन की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन तथा सोन नदियों से इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया गया है। इस संपूर्ण मैदान का समांतर ढाल पूर्ण रूप से दक्षिण की तरफ होता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान क्या है? जैसे असोम से धुबरी से नदी से 640 किलोमीटर लंबाई तथा 90 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान विस्तृत है। यह संपूर्ण मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित नदी के कटाव एवं मानवीय हस्तक्षेप के कारण वर्तमान समय में द्वीप का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब अगला है प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार क्या है? भारत का प्रायद्वीप पठार दोस्तों इस तरीके से होता है, जो साइड में नीचे होता है, बीच में उभरा हुआ होता है, उसे पठार कहते हैं। भारत का प्रायद्वीप पठारी प्रदेश एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसका आधार का दिल्ली एवं राजमहल पहाड़ियों के माध्य में उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तथा कन्याकुमारी। यह पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है। अब अगला अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ हम लोग पढ़ेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ मालवा के पठार के उत्तरी में स्थित हैं। ये दक्षिण में गुजरात के चंपारण जिले से उत्तरी पूर्वी में दिल्ली के 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली इन पहाड़ियों की 80% लंबाई राजस्थान तथा यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जो दीर्घकालीन अपरदन के कारण अब अपशिष्ट पर्वतों के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब यह आबू पर्वत में चोटी रूप शिखर ले लिया है। दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ इस पर्वतमाला की ऊंचाई कम होती जाती है। अब हम लोग मालवा का पठार पढ़ेंगे। मालवा का पठार क्या है? यह पठार नर्मदा तथा ताप्ती नदी एवं विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। यह ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। अब अगला है हम लोगों का दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन का पठार। तो यह पठार वाली ताप्ती नदी के दक्षिण त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ। उत्तरी पश्चिम में सतपुड़ा एवं विंध्याचल, उत्तर प्रदेश में महादेव एवं मकालू, पूर्व में पूर्व घाटी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाटी की सीमाएं से बनते। यह पठार मुख्यतः लावा से बनता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में इसका पठार 1000 मीटर ऊंचा है। यह पठार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब अगला है हम लोगों को पूर्व घाटी। पूर्व घाटी क्या है? पूर्व घाट। यह घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बंगाल की खाड़ी तक समानांतर नीलगिरी की पहाड़ी तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 200 किलोमीटर
तथा दक्षिण में 100 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई 600 मीटर तथा पश्चिम घाट से कम ऊंचा। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों को पूर्वी घाट को काटकर इसमें अपने मार्ग बना लिया है। इसे कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे जैसे पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट पढ़ चुके, पश्चिमी घाट यह दक्षिणी पठार की पश्चिम सीमा बनता। इसे सहदी पर्वत भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लंबाई 1500 किलोमीटर लंबा विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। पश्चिम घाट में उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण की तरफ विद्यमान दर्रों के क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तथा स्वप्न घाट इसमें हैं। अब अगला है तटीय मैदान का क्षेत्र। तटीय मैदान का पांचवा जो हम लोग पढ़ रहे थे पर हिमालय में कितनी श्रेणियों में बांटा गया। जैसे अगला है हम लोगों का पांचवा है तटीय मैदान। इसमें है दक्षिणी तटीय मैदान का क्षेत्र। यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच गुजरते हैं। गुजरात से कन्याकुमारी के मध्य फैला हुआ है। अगर दोस्तों इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप लोग जाके इस वीडियो को PDF ले सकते हैं। जो देखते हैं दक्षिण तटीय मैदान का दक्षिणी भाग में मालाबार तट से होकर कोंकण मैदान का 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा तक सम्मुख है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको जैसे दिया है थाल घाट। नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है थाल घाट। भोर घाट है मुंबई तथा पुणे के बीच। पाल घाट है कोयम्बतूर तथा कोची, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। अगला है सिनकोटा, तिरुवनंतपुरम से मंदुरी के बीच संपर्क मार्ग। पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से जो पूछता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, किस तरीके से पूछा है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत की जलवायु के संबंध में विस्तार बताइए। जैसे ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसमें हम लोग किस टाइप से लिखेंगे। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है जो कि मध्य एशिया में जाड़ तथा गर्मी के महीनों में पैदा होने वाली असाधारण वायुदाब का प्रत्यक्ष परिणाम है। लगभग संपूर्ण भारत में मानसून की त्रिज्या इतनी सुस्पष्ट है कि जिसमें वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में बांटा जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी को शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी को वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक होती है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होता है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक होता है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, आगे कैसे लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं तापक्रम 25 सेंटीग्रेड तक। उत्तरी मैदान में तापक्रम 10 अंश से 15 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस ऋतु में भी शीत ऋतु को हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। विशेषतः की स्वस्थता, आकाश निर्मल तापमान एवं आर्द्रता, मंद समीर और वर्षा रहित सुहावन मौसम होते हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होता है। इन 3 महीनों में उच्च तापमान होता है। 38 सेंटीग्रेड का दक्कन पठार हो जाता है। अप्रैल में 38 से 43 सेंटीग्रेड तक गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों के प्राकृतिक वनस्पति के विषय में आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं सरल शब्दों में प्राकृतिक रूप में मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार अध्ययन करने से पहले हमारे लिए निम्नलिखित परिभाषाएं शब्दों को समझ लेना आवश्यक। जैसे हम लोगों को समझ लेना यह आवश्यक है कि जैसे वनस्पति किसी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न जाति के पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकी ढांचे में विकसित होता है। अब वनस्पति जाति क्या है हम लोग पढ़ेंगे। वनस्पति जाति से हमारा तात्पर्य
कि किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा काल में किसी विशिष्ट जाति में सम्मिलित पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। वन क्या है? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों तथा झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। अब अगला है हम लोगों का बोरियल। बोरियल क्या है? पूरा वनस्पति शास्त्री हमें यह बताते हैं, वनस्पति शास्त्री बताते हैं कि भारत में हिमालय तथा प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थानिक वनस्पति पाई जाती है, परंतु उत्तरी मैदान में विदेशों से लाए गए पेड़ पौधे की जातियों का विस्तार मिलता है। भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे 40% जातियां तिब्बत तथा चीन से लेकर विकसित की गई हैं। इन्हें बोरियल वनस्पति जात कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन वन कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे हम लोग देखते हैं वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। इन तत्वों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्री तल से ऊंचाई, भूगर्भीय संयोजन, इन तत्वों के विभिन्न सहयोगी से विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन एक व्यापारिक शब्द जो जनसामान्य व प्रशासनिक भाषा में पेड़ पौधे और झाड़ियों को कहते हैं। जैसे वन किसे कहते हैं? जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन देश के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा होती, जैसे 200 सेंटीग्रेड से अधिक, सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक, तापमान 25 से 27 डिग्री होता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब अगला वन हम लोगों का उष्णकटिबंधीय पर्णपात अथवा मानसूनी वन। यह भारत में यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों के अधिकांश वृक्ष पतझड़ यानी ग्रीष्म ऋतु से पहले पतझड़ हो जाते हैं। में 6 से 8 सप्ताह के भावार एवं तराई प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के कुछ भागों में मिलता है। अब अगला है हम लोगों का उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्या है? देशों में ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार के वन को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अधिकांश पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा हरियाणा में पाए जाते हैं। इन वनों को वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ माना जाता है। अगला है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा। इसमें बबूल, कीकर, खेजड़ी, खजूर तथा छोटे आकार के कटीले वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती है। डेल्टाई वन क्या है? डेल्टाई वन ये गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। इन्हें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरबन क्षेत्र महत्वपूर्ण इन सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है। ये वन बहुत संघनन होते हैं तथा ईंधन और इमारती लकड़ी प्रदान कराए जाते हैं डेल्टाई वन से। अब अगला है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या है? ये वन देश के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इन्हें उत्तरी या हिमालय तथा दक्षिणी या प्रायद्वीप वन में बांटा जाता है। उत्तरी अथवा हिमालय वन ये वन हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में वार्षिक वर्षा का औसत पश्चिम हिमालय के अपेक्षा अधिक है, फलस्वरूप पूर्वी हिमालय में संघनन वन मिलते हैं। वस्तुतः हिमालय के क्षेत्र में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर अल्पाइन प्रकार के होते हैं। अब अगला है दक्षिणी या प्रायद्वीपीय वन। ये क्या है? देश के प्रायद्वीपीय भाग में पर्वतीय वन नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी की पहाड़ियों में, महाबलेश्वर तथा पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी भगोड़ा, सतपुड़ा और मैकाले की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप वन पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, जैसे पूछा जा सकता है ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो हम लोग अब बड़ी आसानी शब्द में लिख सकते हैं इसको। ज्वार वह
ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसे सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल ऊपर उठता है एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार कहते हैं तथा नीचे की गिरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं? जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फसल पकने और कटने के अवसर पर देशों में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। वैशाखी, मकर संक्रांति, फगुड़ी उड़ई इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में राजस्थानी के नाम बताइए। लक्षद्वीप, दादर, करवती, सिलवासा। पठारों और पर्वतों में क्या अंतर है? पर्वत और पठार में क्या अंतर है? जैसे पर्वत और पठार में अंतर है, पठारों की संरचना या तो पृथ्वी की भौगोलिक ढालचाल के कारण समतल तथा भूभाग के ऊपर ही उठ जाते हैं अथवा उसके असमान भूभाग के नीचे धंस जाते हैं। पठार के उद्भव के साथ साथ ही परिवर्तनीय वायु शक्तियाँ इनकी काट छांट प्रारंभ कर देती हैं, जिससे कालांतर पठार। पर्वत क्या है? पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसे ढाल तीव्र हो तथा वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र में इतना अधिक ऊंचा हो, कम से कम 300 मीटर, वह दूरी ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, उसे पर्वत कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जा सकता है, हिमालय पर्वत से लाभ बताइए। हिमालय पर्वत के क्या क्या लाभ है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी पश्चिम में पूरब दिशा एक प्रक्षेत्र के रूप में स्थित है। यह पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो जलवायु ठंडी और शुष्क हो जाती। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे चरक संहिता क्या निर्देश करती है? महान आयुर्वेदिक चरक द्वारा लिखित पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद को महान ग्रंथ यह निर्देशित करता है कि चिकित्सक को आने वाले मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रगान के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके गायन की अवधि बताइए। जैसे राष्ट्रगान को गाने का 52 सेकंड होता है। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगणमन के हिंदी संस्करण और संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। जैसे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। इस तरीके से 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान के इस अंश को पूरा कीजिए। जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सॉरी नहीं, राष्ट्रगीत। जैसे राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत बंकिम चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।